इस हफ्ते के 3 ट्रेडिंग सेशन की तरह ही आज का सेशन भी रहेगा बेहद दमदार, बेहद एक्शन भरा। कमजोर शुरुआत के आसार, लेकिन उसके बाद क्या आएगी रिकवरी, और आएगी रिकवरी तो कितनी बड़ी और कितनी टिकाऊ। एक्सपायरी है हफ्ते की, कहां होगी और क्या करें आप, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि वीकली एक्सपायरी के लिए किस तरह की करनी है तैयारी, इस वॉलेटिलिटी में क्या रणनीति बनानी है, कितनी चिंता लेनी है कल के अमेरिका के एक्शन से, एंड ऑफ कोर्स आईपीओ मार्केट में तो भरपूर एक्शन चल ही रहा है, तो काफी सारी बातें करनी है। सर बताएं आज के ट्रिगर्स क्या है। ट्रिगर्स दीप दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे हैं और ओमिक्रॉन का डर अब अमेरिका तक फैलता दिख रहा है। कल कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की थी जो बाइडेन साहब ने कि हम किसी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बाजार के काम नहीं है। बाजार अभी भी वो मजबूती नहीं दिखा रहा जो दिखानी चाहिए, और पहला केस आते ही अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तर से जबरदस्त लुढ़के, जबकि काफ़ी अच्छा ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन इसी का डर कुछ हद तक अच्छी खबरें भी दे रहा है। कच्चा तेल $70 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। आज ओपेक की अहम बैठक भी है और उससे पहले कच्चा तेल अपने ऊपरी स्तरों से 15% से ज़्यादा टूट चुका है। देखते हैं क्या कुछ आज उस बैठक में होता है। ऑटो नंबर्स आने लगे हैं नवंबर महीने के, और उत्साह बढ़ाने वाले नहीं, थोड़े निराश करने वाले हैं। स्पेशली टू व्हीलर्स की बिक्री जो अब तक आई है वो थोड़ी कमज़ोर रही है। आनंद राठी वेल्थ एक और आईपीओ आज खुलने की तैयारी में है, और टेगा इंडस्ट्रीज का आईपीओ, स्टार का आईपीओ, ये दो चल ही रहा है। स्टार आज बंद होने वाला है, एक बार फिर उसे टच भी करेंगे और इन तीनों आईपीओ पर एक बार विस्तार से करेंगे बातचीत। बिल्कुल सर, तो ढेरों बातें करनी है आज, पर मैं सोचा एक बार आज के बाजार की सेटअप और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें। उससे पहले एक जो मुहिम आपने चलाई थी पिछले साल, ऑपरेशन मार्केट माफिया, एक तो जबरदस्त रिस्पांस मिला इसको, और लगातार रेगुलेटर्स की तरफ से एक्शन, एक और बड़ा एक्शन सेबी की तरफ से इस समय आते हुए बिल्कुल, और काबिल तारीफ है। एक्चुअली जब ये इंदौर से जो कॉल सेंटर्स चलते थे और वहाँ से लोगों को फ़ोन करके उनको ट्रेडिंग करवाने के लिए, और किस तरह से फीस और दूसरे तरीके से पैसे लिए जाते थे, उसके खिलाफ जब हमने ऑपरेशन मार्केट माफिया किया, और उसके बाद ये सारे के सारे कामकाज वहाँ बंद हो गए। थोड़े बहुत उसके बाद शिफ्ट हुए, यस सर, स्पेशली आनंद, महसाना गुजरात में, और कुछ हद तक गुड़गांव में, यस सर, गुरुग्राम में जिसे आप कहते हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेवल का एक्शन जो हुआ है, हालांकि जिस स्केल पर अब हो रहे हैं जी, वो पहले के मुकाबले में मुश्किल से 2-5% भी नहीं है। यस सर। पहले तो कोई दिन ऐसा जाता नहीं था दीप जब हमें खुद को कम से कम 5-10 फोन ना आए जी, कि आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है, राइट? यस सर। तो उससे अब मतलब कहीं हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में आ जाए तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि परस्यू करने वाले नहीं होते थे पहले तो। जब तक आप ना करें तब तक आपको इतना पीछे पड़ेंगे कि आप सोचेंगे अब एक बार तो बात कर ही ली जाए। अब ये कि अगर फ़ोन आ गया 1-2 बार में आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, बंद हो जाता है। लेकिन सेबी ने प्रोएक्टिवली वहाँ पर भी, और इंटरेस्टिंग बात ये कि दीप इस बार है ना, सेबी ने रेड डाली है, हाँ, छापा मारा सर, है ना? बिल्कुल। और एक चीज़ तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि छापे मारे हैं जी। दूसरी चीज़ ये ज़बरदस्त है कि इस बार का टारगेट न सिर्फ से फ़ोन करके ठगने वालों पर है, इस बार का टारगेट टेलीग्राम चैनल पे भी है। यस सर। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, और वो हर वक्त कई बार कोई इस्टेब्लिश ब्रोकरेज हाउसेज हैं, कोई इस्टेब्लिश फंड मैनेजर्स हैं, या इस्टेब्लिश बिजनेस चैनल्स हैं, अखबार हैं, उनको भला बुरा कहने का काम करते हैं, और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच सके, अपने फॉलोअर सब्सक्राइबर्स बढ़ा सके। किसी भी चीज़ पर देखिए, ये मार्केट है, आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस सही या गलत हो सकती है, सबकी होती है जी, करेक्ट, बिल्कुल। अगर राकेश झुनझुनवाला साहब की भी हर चीज़ सही हो तो स्टार हेल्थ का आईपीओ पहले दिन 10-15 गुना बढ़ जाना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। सो पॉइंट ये है कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस सही या गलत होना अपनी जगह है, और दूसरा ये कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं दूसरों के नाम पर। बिल्कुल। सो उस पर सेबी की नज़र है कि आप किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फिर टेलीग्राम चैनल्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, उन पर नज़र। और ये सोशल मीडिया के तरफ पहला एक्शन है, बड़ा वाला। छोटे छोटे एक्शन तो कई बार पहले भी लिए गए, लेकिन ये ढंग का एक्शन है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन लोगों को देगा जो अनरजिस्टर्ड है, बिल्कुल, अनऑथोराइज्ड है, बिल्कुल, और अपनी ओपिनियन देकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो इस दिशा में आई एम श्योर कि ये क्लीन अप करने की दिशा में बड़ा काम करेगा। सेबी का कदम काबिल तारीफ है, और जिस लेवल पर और जिस तरह का एक्शन उन्होंने लिया,
आई एम श्योर इन्वेस्टर्स को काफ़ी मदद करेगा। बिल्कुल सर, तो बेस शिफ्ट हुई है पर हमारा फोकस रहेगा इन सब पर। 100%। और इस आपको याद होगा इन टेलीग्राम चैनल्स के बारे में और इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी। हमने कहा था कि इन्हें भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आज कम से कम हम जो बोल रहे हैं, हम पब्लिकली लायबल है, हम जिम्मेदार हैं। हम आज के बाद दूसरे अब इन चैनल्स के पीछे कौन है पता ही नहीं होता। कुछ अच्छे टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, जहां लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ बताकर करते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। सारे टेलीग्राम चैनल्स खराब नहीं है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स खराब नहीं है। काफ़ी इसमें से ऐसे लोग हैं जो वाकई में इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एक आम निवेशक अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझ पाता जी, है ना। और वहीं पर रेगुलेटर का रोल आता है कि रेगुलेटर डिसाइड करे कि क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ अच्छी है। जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, जो गुमराह करने की या ठगने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर जो सेबी ने एक्शन लिया है वो काफ़ी बढ़िया है। बिल्कुल सर, तो बधाई एक बार फिर से, और रेगुलेटर्स की तरफ से भी बढ़िया एक्शन। इस पर हमारी नज़र और फोकस हमेशा बना रहेगा, ये आपके लिए हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बाजार की भी एक बार सर बात कर लें, कैसे समझे सर इस वॉलेटिलिटी को? भारतीय बाजार बंद होते हैं, डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, इंट्राडे में 100,000 अंक टूटते हैं, और वो भी ऐसे समय जब एक मामला सामने आया है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है सर? साउथ अफ्रीका के बाजार देख लीजिए। हमारे बाजार ग्लोबल डाउ जैसा भी रिएक्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के बाजार ठीक है, लाइफ हाई के आसपास है। तो आपने जो पहला सेंटेंस का कैसे समझे इसे, इतने उतार चढ़ाव को, पहली चीज तो दीप ये कि डरे नहीं जी। दूसरी चीज डर निकल गया, कॉन्फिडेंट रहे जी। तीसरी चीज और कॉन्फिडेंट न रहे। चौथी चीज, एक तरफा बाजार नहीं चलेगा। एक तरफा का मतलब न नीचे की तरफ न ऊपर की तरफ, और दोनों तरफ आपको मौके मिलेंगे। और पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है 18,600 से 17,800, करीबन आपके 1800 पॉइंट, एग्जैक्ट 10% के डाउनवर्ड मूव के बाद ये 4 दिनों की 5 दिनों की जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो रही है, भयंकर वाला उतार चढ़ाव हो रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत का पहला संकेत है। बिल्कुल, वो फेड बोलता है ना, हम भी फेड से सीख रहे हैं। हम टेपरिंग में कमी करने की सोचने के बारे में अभी हमने सोचना शुरू नहीं किया है। सही बात है, वैसा याद है। तो वैसे ही हम भी कह रहे हैं कि ये बेस या बॉटम बनने की शुरुआत की होती हुई दिख रही है। सो आप ये कह सकते हैं कि 16,900 17,000 के आसपास बाजार कहीं न कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 16,800 17,000 समझ लीजिए। और इस लेवल पर आकर एग्रेसिव जो ट्रेडर्स है उनको एग्जिट मिल रहा है, बायर है वो खरीद रहा है। सो मुझे लगता है कि नियर टर्म में अब आपके लिए एक चीज बहुत क्लियर होगी कि जब तक आप 16,783 जो इस बार का लो लेवल है उसके नीचे ना जाएं, तब तक आपके लिए ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा सा खुलता हुआ दिख रहा है। और ये मैं तब कह रहा हूं पूरे होशो हवास में, जब 2 दिनों में डाउ 1000 पॉइंट गिरा है। 1000 तो नहीं कहेंगे, ऊपर से कल 400 पॉइंट, और कल की ऊंचाई से देखे तो 1000 पॉइंट गिरा है। कल की ऊंचाई से देखे तो 1000 पॉइंट है। सो उसके बावजूद मुझे कोई खास डर नहीं है। सो जहां तक मार्केट का था, ओमिक्रॉन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां तक डीप मार्केट का सवाल है, आप डरिए मत। डरिए नहीं डरिए, ठीक है। और इसलिए जब शो की शुरुआत में टॉस करे तो मैं ये बोला जितना नीचे आप देखिए 25 पॉइंट तो एसजेक्स वहां से रिकवर हो गया। सो कोई खास ऐसे डरने वाली बात नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बस दिक्कत यही कि ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर, अच्छा ये प्रॉब्लम सबकी, मेरी भी है, हाई रेंज के आसपास आने पर मुझे भी लगता है कि अब इस बार तो ब्रेकआउट देगा, इस बार तो और भाग होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। अब वही है कि अब ट्रेडिंग रेंज भी आप क्या माने, एक 17,325 मान सकते हैं, एक 17,200 भी मान सकते हैं। अब वो 200 से रिवर्स होगा या 325 से, वो अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बट वही चीज़ है कि ऊपर के लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करते चलेंगे तो नीचे आपके लिए जगह खाली रहेगी। तब जब भी आपको ऐसे गैप डाउन मिलेंगे उसका फायदा आपको खरीदने में मिलेगा। अगर आपने खरीदा हुआ है खराब मार्केट में तो गैप अप का फायदा बेचने में मिलेगा। सो आपको दोनों तरफ के मार्केट दे रहा है इस वक्त है ना। अब जो ट्रेडर्स है ना, और पिछले 15-20 दिन, महीना भर, ये नवंबर बहुत खराब गया है। अब एक काम करिए, भूल जाइए नवंबर आया था, भूल जाइए। हाँ, ओके। क्योंकि अगर नवंबर की यादें ताजा रहेगी तो वो आपके है ना, हमेशा वो गाँव को कुरे देंगे तो दर्द ही होगा और कुछ नहीं होगा। जो हो गया वो हो गया। अब वो आप है ना वापस रिवर्स तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। अब है ना फ्रेश शुरुआत कीजिए, भूल जाइए जो नवंबर में उतार चढ़ाव ये था।
अब आप ये सोचिए कि मैं इस वक्त किस तरह से अपनी फ्रेश ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में, जहाँ बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखकर थोड़ा ऊपर जाए। तो अगर उस एंगल से आप फ्रेश सोच कर करेंगे तो शायद आप नवंबर के लॉसेस भी रिकवर कर पाएंगे और फ्रेश पैसा भी और बना पाएंगे। सो ये बाजार में अपना एटीट्यूड, जो क्या कहना चाहिए कि कई बार होता है ना, आप मैच देखिए क्रिकेट में, किसी बैट्समैन ने 50 मारी, बहुत अच्छा खेल रहा है, या सेंचुरी मारी, और उसके बाद है ना अगली बॉल पे वो फिर से स्टांस लेता है, एम्पायर को बोलता है कि भाई मुझे बताइए, करेक्ट, मैं सही जगह हूँ नहीं, क्यों? वो नई शुरुआत है, तैयार होना, सेंचुरी मारने के बाद। बिल्कुल। अब आप हिट विकेट हो गए हैं समझिए, तो भी कोई बात नहीं, नई शुरुआत कीजिए। सो आई थिंक ये वक्त आ रहा है जब आप नई शुरुआत के साथ और नई सोच के साथ वापस बाजार में उतरेंगे तो पैसे बन जाएंगे। ये आपने बड़ी बात कही सर। हाँ, ये करना जरूरी है, और हो जाएगा। करके देखिए हो जाएगा, करके देखिए हो जाएगा। ठीक है, तो नवंबर भूल जाइए, अब नई अप्रोच से दिसंबर को करिए। चलिए, अच्छी बात है सर, और नजर भी रहेगी वहां पर एक बात है सर, ये जो ओमिक्रॉन की बात आपने करी, विश्वास किसका करें आप पहले ये बताइए। WHO कहता है वैक्सीन प्रभावी है, चिंता मत करिए। WHO कहता है कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट रेस्ट्रिक्शंस मत लगाइए। मॉडर्ना का CEO आके कहता है हमें तो नहीं लग रहा वैक्सीन प्रभावी है, दोबारा इसको देखना पड़ेगा। बाइडेन साहब कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, पर उनकी मार्केट एक केस आने पर ऐसे रिएक्ट करती है। किसकी बात का विश्वास करें सर? देखिए, फार्मा कंपनी और वैक्सीन कंपनी के लिए तो वो सीधा सा हिसाब है कि गंदा है पर धंधा है। हाँ, है ना? है तो डर है तो डर है हाँ। तो दवा बिकेगी, डर है तो वैक्सीन बिकेगी, है ना? सर। अचानक से आप देखिए इंडिया में वैक्सीनेशन बढ़ गया पिछले 2-4 दिनों में। बिल्कुल, लोग जल्दी सब फिर जो नहीं है पूछने लगे, नंबर्स बढ़ गए, यस सर, है ना? डेफिनेटली वो है ही। अच्छा फ्रेंकली दूसरों की बात क्यों करें? हम आप भी तो वापस से पूरा मास्क लगाना शुरू कर दिए, नहीं तो हम भी थोड़े थोड़े रिलैक्स हो गए थे। कि भाई ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, सही बात। सो वो ठीक है। सो वो एक अलग जगह। दूसरा मार्केट, देखो मार्केट को गिरने के लिए कौन सा बहाना चाहिए? मार्केट को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। हम लोगों को क्या पसंद है? मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे वही सवाल पूछे जो मुझे जिसके जवाब पता है। मैं कभी आउट ऑफ सिलेबस सवाल नहीं चाहता, है ना? नहीं, आप अलाउ तो नहीं, अलाउ आ जाए उसका क्या कर सकता हूँ, देना ही पड़ेगा ना। आगे तो ऐसा थोड़ी मैं एग्जाम नहीं दूंगा आउट ऑफ सिलेबस। नहीं, पर आपकी बात सही है, पर आउट ऑफ सिलेबस बाजार को नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, है ना? तो बाजार का रिएक्शन, अब बहुत एक चीज बताओ, ऑस्ट्रिया बंद है, जर्मनी बंद है, ब्रिटेन में 50,000 केस रोज आ रहे हैं, उसमें एक ओमिक्रॉन आ गया, क्या हो गया? तो पहली चीज है कि ओमिक्रॉन से नहीं डरना। अगर देखिए मैं बहुत फ्रेंकली बताता हूँ दीप, अगर ओमिक्रॉन डरने जैसा होता ना, वैसा होता तो मैं आपको इस बार भी फिर कहता नहीं लेना है, नहीं लेना है। बिल्कुल सही बात है। वो मार्च अलग था, एग्जैक्टली, वो कोरोना अलग था। अब आपको पता है कोरोना से कैसे निपटना, आपके पास वैक्सीन से आप पहले से ज़्यादा सावधान है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पहले जितनी खराब और खतरनाक नहीं है। बाजारों को गिरने के लिए, करेक्शन के लिए बहाना चाहिए, वो कुछ भी ढूंढेंगे, और स्पेशली अननोन है वो ज़्यादा ढूंढेंगे। क्यों गिरे कल के बाजार जी, और एक केस पे क्यों गिरे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जब बाइडेन साहब ने बोल दिया कि हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं, हम कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए, और इसका मतलब हमारे यहाँ तो आएगा ही नहीं, ये आपने, हमने, अमेरिका वालों ने, सबने डिसाइड कर लिया, सारे मार्केट ने, यहाँ नहीं आएगा भाई। अचानक एक आ गया, बेचने का रीजन चाहिए, ले लो। परसों आप देखिए डाउ सब अच्छा खासा चल रहा था, मॉडर्ना ने बोला डाउ 300 पॉइंट 250 पॉइंट गया। हमारे मार्केट कैसे जोर से गए, 17,325 से। बिल्कुल 300 पॉइंट गिरने में ऐसे चुटकियों में, बिल्कुल आधे घंटे में। पॉइंट क्या है कि इस वक्त है ना, जब आप है ना एक बड़ी बीमारी से उभर के निकले हैं, तो भले ही आप एक बार है ना कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, घर आ गया, लेकिन वो बॉडी में जो वीकनेस है ना, करेक्ट, इम्यूनिटी फिर से बनने में, स्ट्रेंथ फिर से बनने में, तो कमजोर आदमी को हल्का सा धक्का दो तो उसके दांत टूट जाए, है ना? वैसा बैलेंस ही नहीं बना पा रहा। ये मार्केट वैसा है, वो अपना बैलेंस ही नहीं बना पा रहा। बड़े मुश्किल से तो बोले मैं उठ के खड़ा हूँ, चलने के लायक हूँ, आप मुझे धक्का दे रहे हो। सो ये ओमिक्रॉन, पहली चीज कोरोना से मत डरिए, ओमिक्रॉन से मत डरिए, सावधानी रखिए। दूसरी चीज मार्केट का रिएक्शन अपनी जगह है, और तीसरी चीज हो सकता है 5, 7, 10 दिन बाद हम ओमिक्रॉन डिस्कस ना करें। हो सकता है, बिल्कुल सर, हो सकता है। हम एक्सपर्ट नहीं है ओमिक्रॉन के, लेकिन मैं मार्केट के एंगल से बताऊं तो 5, 7, 10 दिन बाद ये ट्रिगर भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं इतना डाउन नीचे गिरा है, इतना SGX 100 नीचे, मुझे कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं मुझे। ओके परेशान नहीं करना, जितना नीचे गिरेगा उतना बढ़िया है। वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बना, बस। बिल्कुल सर। और वैसे SGX अच्छी रिकवरी अब दिखा रहे हैं सर, 150 पॉइंट नीचे था जब 7 बजे हमने शो शुरू किए थे, अब देखिए डेज हाई पर सिंगापुर तक फैल रही है, वहीं से आ रही है। बिल्कुल सर, आपकी कमेंट का इंतजार था। हम मार्केट हमें फॉलो नहीं करता, हम मार्केट को फॉलो करते हैं। लेट्स बी मॉडेस्ट एंड ऑनेस्ट। हम वो करते हैं जो मार्केट हमें कहता है।
हमारे कहने से मार्केट नहीं होता, ये चीज़ की कोई गलतफहमी नहीं है, न हमें न किसी और को होनी चाहिए। चलिए सर, आज का फिर सेटअप समझें, एक्सपायरी भी है और अभी तक एक्सपायरी हमने देखा है कि लगातार लोअर लेवल्स पर हो रही है। आज क्या कहते हैं इस लेवल सर? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है। पिछले 4 एक्सपायरी मेरे ख्याल से लगातार एक के बाद एक नेगेटिव हुई है। देखते हैं आज क्या कुछ होता है। लास्ट एक्सपायरी का लेवल है क्या? 584 था सर। 584, तो मतलब 5वें बार भी लगातार हम नेगेटिव एक्सपायरी देखेंगे वीकली बेसिस पर। बिल्कुल सर। ग्लोबल नेगेटिव, FIs न्यूट्रल, DIs पॉजिटिव, FNO न्यूट्रल, सेंटिमेंट कॉशियस, ट्रेंड नेगेटिव। ये सारे संकेत आपके लिए। ठीक है। सपोर्ट जोन 16950। अच्छा दीप, आज बाय द वे बहुत ही बढ़िया लेवल। आज ना आपको लेवल याद नहीं होंगे, लिखने ही पड़ेंगे। अच्छा। मैं बिल्कुल ही एकदम एग्जैक्ट निकाल के, पता नहीं आज मेरा मूड ऐसे था सुबह कि चलो एग्जैक्ट वाले दिए जाए। कभी कभी मैं है ना एग्जैक्ट आ रहे हुए था, चलो छोड़ो राउंड फिगर, तो मन की बात है, मेरा मन था, आज मैंने दिया जी। ठीक है। 16985, 17065 दिन का सपोर्ट रेंज है। लगा ना अलग? बिल्कुल, बहुत अलग। 16785, 16935 स्ट्रॉन्ग बाय जोन जी। तो अब लिखो आप, है ना, या तो फिर है ना आजकल लिखने की वो आदत है, वो स्क्रीनशॉट ले लो। ऊपर की रेंज 17215, 17275, हायर साइड पर 17325, 17415, जहां पर बिकवाली करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 35900, 36025 सपोर्ट जोन है। 35700, 35800 इसके नीचे स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर 36450, 36650 हायर जोन है, और 36775 से 36875 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। अब जब मैं एग्जैक्ट लेवल दे रहा हूं तो निफ्टी में 15 पॉइंट का इधर उधर का लेवल आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का इधर उधर का हो सकता है। जो लेवल जैसे 50 पॉइंट ऊपर नीचे भी हुआ तो मैं बोल दूंगा मैंने सही कहा था। मैं पहले से कह रहा हूँ निफ्टी में 15 पॉइंट इधर उधर हो सकता है जी। इतनी मैं फ्रीडम दे रहा हूँ नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि सपोज 17,215 मुझे ऊपर का टारगेट देगा, मैं 17,200 ही दे दूंगा, कोई बात नहीं, 15 ऊपर जाए तो ठीक है। लेकिन आज मैंने एग्जैक्ट निकाले तो इसलिए आप 10-15 पॉइंट का एडजस्टमेंट अपने हिसाब से। थोड़ी रेंज भी हल्की सी कम भी लग रही है, कम रेंज कम हुई आज, थोड़ी रेंज भी कम होती है। डे ट्रेडिंग रेंज 17,065, 17,215 ब्रॉडली कल की रेंज है। 16,985, 17,275 दिन की मीडियम रेंज है। आई थिंक इससे काम चला लेंगे। बड़ी रेंज के तौर पर 16,935, 17,325 आपके लिए निकल कर आती है। बैंक निफ्टी 36,025, 36,650 छोटी रेंज, 35,900, 36,775 मीडियम रेंज, और 35,700, 36,850 दिन की बड़ी रेंज है आपके लिए, जिस पर आपको करना है फोकस। ठीक है सर, ये तो रहे रेंजेस। अच्छा, कल के तेजी में पीसीआर एफआईएस की पोजीशन थोड़े से बढ़कर आए हैं। एफआईएस की तरफ से लॉन्ग पोजीशन 73%। थोड़ी सी चिंता की बात इस लिहाज से कि बहुत ज़्यादा अब नहीं खरीदें शायद वो, क्योंकि 73% काफ़ी अच्छा है इस मार्केट में उनके लिए। पुट कॉल रेशियो 1.01 पर है, मैंने न्यूट्रल कर दिया। एक ज़माना था इस पुट कॉल रेशियो को मैं नेगेटिव मानता था, लेकिन अब हम 0.65, 0.7, 0.8 से 1.01 पर आ गए, तो न्यूट्रल है। ओवरबॉट तो अब भी नहीं है। विक्स 8% घटा, अच्छा संकेत कल मिला है। बिल्कुल सर। तेजी की पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ किया है। कल 16,900 था, आज 16,975। अब आपका स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिनको इंट्राडे में छोटा रखना है वो 17,050 का रखें, लेकिन 16,975 ज़्यादा सही है। 35,900 ये आपके लिए बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस ऊपर आया है लॉन्ग पोजीशन पर। कल 35,300 था, दीप 600 पॉइंट ऊपर किया है मैंने स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का। बड़ा स्टॉप लॉस ऊपर खींचा है ताकि आपकी रिस्क कम रहे, और जिनको अब भी थोड़ा लंबा रखना है वो 35,500 का रखें, लेकिन मेरे लिए 35,900 ठीक है। शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस कल था 17,225 का इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर। आपका ट्रिगर नहीं हुआ, बाल बचे, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आज भी वही रखिए। जिनको ज़्यादा लंबा रखना है वो 17,350 रख सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये होगी 17,225 काफ़ी है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस कल 36,350 क्लोजिंग बेसिस पर दिया था, वहीं बंद हुआ है। जिसने ट्रिगर किया उनकी मर्जी, नहीं किया तो आज सुबह नीचे मिलेगा, काट भी सकते हैं। 36,650 अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। अंडरस्टूड सर। तो ये है आपके लिए सारी मौजूदा पोजीशंस के लिए सलाह। नई पोजीशन सर खरीदे निफ्टी 16,985, 17,065 इस रेंज में आए। किसी का इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिए, मैं भी नहीं कहूँगा, आप अपने आप खरीद लीजिए। 16,900 का स्टॉप लॉस लगाकर 17,100, 17,200, 17,275, 17,325 चार टारगेट के लिए खरीदारी करनी। एग्रेसिव ट्रेडर है, गैप डाउन पर खरीद लीजिए। जितना नीचे मिले उतना बढ़िया, उतना ज़्यादा, उतना जल्दी, ठीक है, खरीद लीजिए जी। 16,975 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 17,160 जहाँ कल हम बंद हुए, क्योंकि गैप से नीचे खुल रहा है उस पर खरीद रहे हैं ना, इसलिए पहला टारगेट आपका 16,160। 17,215, 17,275,
325 और 17,415 फाइनल टारगेट। ओके सर। बेसिकली 300 से 415 की रेंज में कहीं कहीं 275 से 375 वहाँ से कहीं कहीं हम टॉप बनाएंगे एक बार, फिर वहाँ से करेक्ट होंगे। तो ये आपके लिए लेवल्स हो गए। अब आइए बेचने वाले जी। एग्रेसिव ट्रेडर्स वैसे ना बेचे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई बेचना ही चाहता है तो 17,225 कल के हाइस पर ओके, उसके ऊपर जाए फिर काट लीजिए। टारगेट 17,065, 17,025, 16,985, 16,935। थैंक यू वेरी मच, 4 टारगेट। और बाकी बेचने के लिए जो बढ़िया रेंज है वो 17,200 से 17,350 की निकल कर आती है। जितना 17,350 के नज़दीक बेचेंगे उतना बढ़िया है। 200 से मूड बनाइए, 275 पे एक बेचिए, 325, 350 पर और बेचिए। 17,165 आपका पहला टारगेट होगा, 17,065 दूसरा टारगेट होगा, 17,035, 16,985, 16,935 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 17,425 का स्ट्रिक्ट लगाना है। जिनको डीप रखना है स्टॉप लॉस 17,500 का रख सकते हैं। मेरे ख्याल से 17,425 भी काफ़ी है। ये आपके लिए बेचने की राय निफ्टी में। ओके सर, तो चलिए ये हैं आपके लिए लेवल्स निफ्टी के। बैंक निफ्टी में क्या करें सर आज? बैंक निफ्टी में खरीदारी करें 35,700 35,900 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है। बहुत अच्छी जगह है खरीदारी करने के लिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का है यहाँ पर 35,500 का, वही लगाइए। 36,025, 36,350 और 450 ये हैं 3 टारगेट। टारगेट 3 ही दिए, बड़े बड़े दिए, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। एग्रेसिव ट्रेडर्स गैप डाउन ओपनिंग पर तुरंत ही खरीद ले 35,900 के स्टॉप लॉस के साथ। ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा सही होगी। 35,900 का स्टॉप लगाइए। 36,350, 36,450, 650 और उसके बाद 36,775 और 850 ये सारे टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। ठीक है सर। तो शॉर्ट, हाँ, अब 2 तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर और आप शॉर्ट करना ही चाहते हैं तो 36,650 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए। नीचे का टारगेट 36,025 पहला बनेगा, 35,900, 35,800, 35,700 और 35,525 ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको बेचना है। अदरवाइज आप एक बार बैंक निफ्टी को ऊपर आने दें, वहां पर बेचें। और बेचने के लिए जो सही जगह है दीप वो है 36,650, 36,850 की रेंज है। परसों भी हमने इस रेंज में आपको कहा था बेचिए, वहां से बेचे। आप देखिए नीचे में 35,500 तक भी आया। सेम इसी रेंज में फिर से आपको बेचना है 37,000 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे के जो टारगेट बनेंगे 36,500, 36,375, 36,025 और 35,900। तो दोनों तरफ के मौके लीजिए, करिए एक बार। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रख लीजिएगा। जब लेवल्स आपने कहा है फॉलो करने, बिल्कुल लेवल्स फॉलो करें, वॉलेटिलिटी का फायदा उठाएं। बाजार में आपको दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं। बाय लिस्ट नो चेंज सर, इंडिया बुल्स ही है, बना हुआ है। फंड्स का एक्शन आज भी न्यूट्रल रखा है। एफआईएस की थोड़ी सेलिंग है, बट एटलीस्ट अमाउंट कम हुआ है और फ्यूचर्स में तो खरीद ही रहे हैं सर। ये नेट आंकड़े तीसरे दिन लगातार बेहतर होते हुए दिख रहे हैं धीमे धीमे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन उतना खराब नहीं रहा जितना 3 दिन पहले होता था। तो कम से कम बेहतर सिचुएशन में है, बिकवाली है, मैनेजेबल है और कैश में है। तो फ्यूचर्स में खरीदारी, और पहली बार देख है ना फ्यूचर में जो खरीदारी के आंकड़ा है, इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों मिलाकर फ्यूचर्स देखें तो कैश की बिकवाली से बड़ा है एफआईएस का। 2766 करोड़ की वहां पर बिकवाली की है और इधर करीबन 3,000 करोड़ की खरीदारी। बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखें तो एक ये, दूसरा लगातार तीसरा दिन है जब घरेलू फंड एफआईएस के मुकाबले में ज्यादा ताकत दिखा रहे हैं। अब बिल्कुल इतनी देर जो 15-20 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं और जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इतना सब डर ही नहीं रहा, इसकी वजह ये है। सडनली वो भी ये जोश भी वजह आ गया वो। ये वजह है। तो अल्टीमेटली तो पैसा ना, पैसे की ताकत कैसे इनकार कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ, और जिसको अगर किसी को डाउट हो तो 2-4 डिक्रीमेंट करवा के देख ले 2-4 तो पैसे की ताकत पता चल जाएगी। सो अल्टीमेटली देखिए फंड फ्लोज हैं, तो नेचुरली मार्केट बढ़ेगा, वो है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा की तरफ। 17,100 ही पहले आपके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 46 लाख शेयर वहाँ पर है। 17,000 स्ट्रॉन्ग बॉटम है। 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में आज एक्सपायरी के दिन। 17,200 हल्की रुकावट है। 49 लाख शेयर है। इतने ही शेयर 17,300 के कॉल पर भी है। सो बेसिकली इमीडिएट आपकी रेंज जो है ना बाजार खुलने के वक्त 17,100 17,200 रहनी चाहिए। मैं 17,100 के नीचे की ओपनिंग नहीं देख रहा। 55 पॉइंट की प्रीमियम को हटाकर आप देखें भी तो भी मैं सोच रहा हूँ 17,100 के आसपास खुल सकते हैं। 17,100 17,200 वायदा कारोबार के डेटा है और बड़ी रेंज के तौर पर 17,000 17,300। ओके, ये क्लियर कट है। ठीक है। अब आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी 36,000 मजबूत सपोर्ट। 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। तो इसीलिए 36,000 के आसपास आने पर तुरंत खरीद लें। 36,000 25-50 मिले वहीं पे ले लीजिए। ऊपर में 36,500 हल्की रुकावट है। 15 लाख शेयर है, तो ये 500 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकले तो 200 से 300 पॉइंट का मूव। 36,000 तोड़ा तो 35,700 35,800। 36,500 पार किया तो 36,700 36,800। सिंपल। ठीक है सर।
क्लियर लेवल्स। बाय द वे सर, सिंगापुर वाले तो आपकी कमेंट्री सुन ही रहे हैं, यूएस वाले भी सुन रहे हैं, डाउ फ्यूचर 225 पॉइंट ऊपर है। वाओ, जबरदस्त एक्शन वहां क्या पर बात बन है, रहा है। 225। 225 पॉइंट ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर। ये सेम हो गया दीप, उस दिन 900 गिरा था, नेक्स्ट डे डाउ फ्यूचर 100, 150, 200 ऊपर था और हमने डरे नहीं। आज भी नहीं डर रहे हम। बिल्कुल। तो डर तो कल निकल गया एक्चुअली, डर को तो कल निकल गया, कल मेरा डर निकल गया। हाँ। जितना था कल तक ही था, कल सुबह सुबह तक कि आज अगर मेक और ब्रेक वाला सेशन था जी, अब डर निकल गया। तो चलिए, ये है आपका पूरा आज के स्ट्रैटेजी का एक्शन। अच्छा सर, आईपीओ एक्शन भी आपसे जानना है, और आज खुल रहे आनंद राठी आईपीओ के बारे में पूछें उससे पहले, स्टार हेल्थ सिर्फ 20% सब्सक्राइब हुआ सर, 2 दिन में इतना सुस्त रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है। सुस्त रेस्पॉन्स नहीं है ये, ये सही रेस्पॉन्स है। सही रेस्पॉन्स है। इतना ही मिलना चाहिए। वैल्यूएशन महंगा है दी। अब ICICI लोम्बार्ड से ज़्यादा कैसे पैसे मांग सकते सही हो? बात है। चलो मान लिया न्यू इंडिया से मांग लो, मुझे तो न्यू इंडिया भी बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। कई बार आपने बात भी कई बार बात कि हमारा SIP स्टॉक भी रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। तो चलो आप कहते हैं कि सरकारी कंपनी के मुकाबले हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन ICICI लोम्बार्ड से किस बात का ज़्यादा भाई, है ना? वो तो आपसे बड़ा प्लेयर है, लीडर है, ब्रांड देखो ICICI। सो आई थिंक वैल्यूशन महंगे की है, थोड़े कम कर। एक ही चीज़ इस IPO में अच्छी है जी, और वो है कि राकेश झुंझुनवाला साहब 17.5% स्टेक रखते हैं, वो एक शेयर बेच नहीं रहे हैं, 4 साल आगे और नहीं बेचेंगे। बिल्कुल। मुझे वही कॉन्फिडेंट देता है, इसलिए मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए। बट इस बात की पूरी संभावना है कि लिस्टिंग के बाद आपको नीचे मिले। सो इसलिए हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कहा है खरीदारी करने के लिए, या फिर आप लिस्टिंग के बाद खरीद लें, तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको देखकर लगता है कि आपको नीचे मिलेगा, तो आराम से लिस्टिंग के बाद खरीदिए, हड़बड़ी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अच्छी से अच्छी कंपनियां भी आपने देख ली है, लिस्ट नीचे होने के बाद मिली है। पेटीएम तो आधा ही रह गया, तो इसलिए हड़बड़ी मत करिए। चाहे तो ओपिनियन आप ये लिख ही दें सीधे कि लिस्टिंग के बाद ही खरीदें। अब वो चेंज कर देते हैं। कर सकते हैं, वक्त के साथ सब कुछ चेंज होता है। जबकि अच्छा मार्केट खराब नहीं हुआ है, उसके बाद मार्केट ठीक ही हो रहा है, लेकिन पॉइंट वही है, वैल्यूशंस थोड़े से जगह छोड़ते तो लोगों को पसंद आता। बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोमोटर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज़ एक भाव से अच्छी है। Absolutely. और थोड़ा सस्ता रखना चाहिए था तो बेहतर रहता। बिल्कुल। आज वैसे बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी इसे पूरे सब्सक्रिप्शन पहुंचने के लिए। देखते हैं आज नहीं, भर भरा तो जाएगा। अल्टीमेटली ये IPO है ना दीप, वो रिटेल के लिए है ही नहीं। ये वो ना फॉरेन फंड्स के लिए ही आते हैं इस तरह के IPO, जिनको 10 साल के लिए लगाना, और धंधा भी वही है ना। लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म बिजनेस है, नो डाउट मेडिक्लेम में और इसमें ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस में, बट फिर भी तो उन लोगों को ये पसंद आता है। और वो मैक्रो फैक्टर्स पे पैसा डालते हैं कि इकोनॉमी में इतना इंश्योरेंस बढ़ेगा, ये होगा वो। सो आई थिंक भरने का कोई इशू है ही नहीं, वो तो भर ही जाएगा, लेकिन आपका पैसा बनना चाहिए ना। वो है बिल्कुल। तो अब लिस्टिंग के बाद ही देखेंगे इसमें क्या करना है। पर आनंद राठी वेल्थ सर, इस IPO में क्या करेंगे ये बताइए। इस IPO में पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी और छोटे मुनाफे के लिहाज से भी, जो लिस्टिंग पर बन सकता है, दोनों ही लिहाज से ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी है दी, और वो ये है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है। मैं बताऊँ आपको, 8-10 साल पहले वेल्थ का नाम लोग जानते नहीं थे हिंदुस्तान में। आज वेल्थ हर जगह बात की जाती है। बिल्कुल। वेल्थ मैनेजमेंट पहले एक ज़माने में सिर्फ बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट बैंक्स जो होते थे, सिटी बैंक वगैरह, डॉइश, RBS वगैरह, इन्हीं का काम होता था। अब धीमे धीमे आज IIFL को देखिए, IIFL वेल्थ क्या बुक है उनकी, 2.5-3 लाख करोड़ की बुक है उनकी। सो मतलब आज हमारे इंडिया के जो ब्रोकर्स हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वो अपने आप बड़े हो चुके हैं। तो पहली चीज़ ये कि ये फील्ड बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, पोटेंशियल ज़बरदस्त है, इसमें ग्रोथ करने का बढ़िया पोटेंशियल है। और नॉन बैंक्स में ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है IIFL वेल्थ के साथ में। तो वो तो बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं आगे, पहला। दूसरा, प्रोमोटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, बिजनेस को समझते हैं, और मैनेजमेंट भी जो है फिरोज अजीज साहब और बाकी लोग जो हैं वो सारे अच्छे मैनेजमेंट के लोग हैं। राठी साहब तो हैं, तो इसलिए वो एक बड़ा कंफर्ट है। और तीसरा, वैल्यूशंस रीजनेबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत आकर्षक है, कि एकदम माउथ वाटरिंग लेवल है, लेकिन जो आपको कंपेयर करना है IIFL वेल्थ के साथ में, कंपेरेबल है। थोड़ी अपसाइड लिस्टिंग के लिए छोड़ते हैं। साइज़ IIFL वेल्थ की कहीं ज़्यादा बड़ी है, उस लिहाज से थोड़ा और कम होता तो बेहतर था, लेकिन इसमें भी आपका पैसा बनेगा, इसमें भी पैसा बनेगा। तो रीजनेबल वैल्यूशंस के साथ आ रहा है। सो वो दिक्कत नहीं कि बहुत महंगा है कि आपको नीचे खुलेगा, वो रिस्क नहीं है। ठीक है। अब नेगेटिव यही कि एक तो ये बिजनेस बड़ा कॉम्पिटिटिव है,
है ना। बहुत और हर कोई भी घुस जाता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, नो डाउट। बाद में साल 2 साल बाद में पता चलता है कि आप सही जगह गए नहीं गए, लेकिन तब तक तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उनका नुकसान तो हो ही जाता है। करेक्ट। और उसमें नुकसान 2 तरीके से होता है, एक तो उनका बिजनेस जाता है, दूसरा कई बार क्लाइंट ही छोड़ के चले जाते हैं, जाने तो हमें करना ही है, मार्केट में नहीं रहना। तो वो एक है, बिजनेस कॉम्पिटिटिव है। और दूसरा, काफ़ी हद तक ये बिजनेस मार्केट कंडीशंस के साथ है। यस सर। तो अगर मार्केट खराब हो जाता है तो आपकी अर्निंग्स पे तुरंत असर आता है जी। कि कमाई, जैसे वित्त वर्ष 2021 थोड़ा खराब हो गया, वो इसीलिए कि जैसे मार्केट खराब हुआ बिजनेस पर तुरंत सीधा असर आता है। ये 2 चीज़ें हल्की मैक्रो फैक्टर वाली नेगेटिव है जी। बाकी ठीक है। तो बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए। और जैसा कल मैंने डिस्क्लेमर दिया, एक बार फिर से दे दूं कि हालांकि डायरेक्टली मेरा कोई आज की डेट में कनेक्शन नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले 95 से 2000, हाँ 2000, 5 साल में आंध्राठी ग्रुप में काम कर चुका हूँ। बिल्कुल। सो एक दिल से जुड़ाव और लगाव जरूर है, वो हमेशा है। हालांकि उसका ओपिनियन से कहीं कोई कनेक्शन नहीं, ओपिनियन बिल्कुल इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड है। अगर खराब लगता तो मैं खराब भी बोलता था, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह, लेकिन फिर भी बता देना ठीक है, ताकि आपको ये न लगे कि मैंने ट्रांसपेरेंटली बोला नहीं। जी सर। चलिए, यह है आपके लिए आनंद राठी वेल्थ। लंबी अवधि के लिए और छोटे लिस्टिंग गेन के लिए भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। आइए फिर आज के बाकी स्टॉक्स, आईपीओ अपडेट्स, खबरें और ब्रोकरेजेस जानते हैं हमारी टीम के साथ। मानसी, आशीष और कुशल हैं तैयार। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। टेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ पहले दिन 4.6 टाइम्स भरता हुआ दिखा। आज आईपीओ का दूसरा दिन है और पहले दिन क्यूआईबी हिस्सा 7%, एनआई 4 टाइम्स और रिटेल 7.5 टाइम्स भरा। प्राइस बैंड जिसका 443 से 453 रुपए का है और आईपीओ का साइज जो है 619 करोड़ का है। इसके अलावा ऑटो बिक्री के आंकड़े जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड अनुमान से कमजोर आंकड़े आते हुए दिखे हैं। कुल मोटरसाइकिल बिक्री 63,782 यूनिट से घटकर 51,654 यूनिट रही, जो कि 19% की गिरावट है। अनुमान 54,215 यूनिट का हम लगाकर चल रहे थे। नवंबर में एक्सपोर्ट इनके बड़े हैं 45% से 6,824 यूनिट सालाना आधार पर एक्सपोर्ट्स जाते हुए दिखे हैं। हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से कम ऑटो बिक्री के आंकड़े दिखे। नवंबर में कुल बिक्री 5,90,000 यूनिट से घटकर 3,50,000 यूनिट पर जाती हुई दिखी, जो कि 41% की गिरावट है। 44 यहाँ पर 4,43,000 यूनिट का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे। घरेलू बिक्री जो है 5,75,000 यूनिट से घटी, ये घटकर 3,28,000 यूनिट पर जाती हुई दिखी। मारुति नवंबर प्रोडक्शन अपडेट कंपनी ने पेश किए हैं। नवंबर में कुल उत्पादन जो है 1,50,221 यूनिट से घटा है, ये घटकर 1,45,560 यूनिट रहा, जो कि करीब 3% की गिरावट है। वहीं रेमंड पर एक खबर है, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी जेके फाइल्स एंड इंजीनियरिंग के आईपीओ को बोर्ड से मंजूरी मिली है। कंपनी ओएफएस के जरिए 800 करोड़ जुटाएगी। एयरलाइन स्टॉक्स पर फोकस रखेगा। महाराष्ट्र सरकार अपनी गाइडलाइंस को रिव्यू करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए अनिवार्य नियम जो है उन्हें बदला जा सकता है। आवागमन के लिए आरटीपीसीआर नियम में बदलाव होंगे। नई गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाएगी। केंद्र को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र सरकार ये बदलाव करेगी और नए नियम केंद्र और अन्य राज्यों की गाइडलाइंस के समान होंगे। तो इनके चलते एविएशन स्टॉक्स पर खास फोकस रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ढेरों खबरें हैं आज जहां पर रखनी नजर। आइए कुछ खबरें और फंड एक्शन जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आपकी नज़र में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एशिया पैसिफिक लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट है लोगोज, उनके साथ इन्होंने वेयर हाउस फैसिलिटी बनाने के लिए करार कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट के वेयर हाउस के लिए बनाने के लिए यहाँ पर करार किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फोकस रखना है। साथ ही नाइका, रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आती हुई नजर आ रही है कि जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं वो 3 गुना ये बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। अभी देखिए, मौजूदा 84 रिटेल स्टोर है, उसको बढ़ाकर 300 ऑफलाइन स्टोर खोलने की योजना है। तो डेफिनेटली नाइका पर भी आपको फोकस बनाकर रखना है। साथ ही जेएमसी प्रोजेक्ट्स, यहां पर इंटरेस्टिंग ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है कंपनी को 1800 करोड़ रुपए का, जबकि अगर आप इसकी मार्केट कैप नोटिस करेंगे तो 1540 करोड़ रुपए की ही मार्केट कैप है। तो यहां पर मार्केट कैप से ज्यादा का ऑर्डर साइज जो है कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। कोल इंडिया नवंबर के अपडेट्स आए हैं इनमें, जिसमें प्रोडक्शन जो है 51.7 मीट्रिक टन से बढ़कर 53.8 मीट्रिक टन हुए, करीब 4% की बढ़त है। साथ ही जो ऑफटेक है वहां पर करीब 11% की बढ़त के साथ 56.8 मीट्रिक टन पर अब कंपनी का ये नंबर आता हुआ दिखा है। एनएमडीसी के भी नवंबर बिजनेस अपडेट आए हैं, जहां पर आयरन ओर की जो बिक्री है वो 3.3 मिलियन टन से घटकर 2.88 मिलियन टन हुई है। साथ ही जो कुल उत्पादन है वो
3.32 से बढ़कर 3.34 मिलियन टन हुए हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स कंपनी को 9.68 करोड़ लीटर एथनॉल ओएमसी को सप्लाई करने का टेंडर मिला है और जो एथनॉल की कीमत रखी गई है वो 52.92 पर लीटर पर तय की गई है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जहां पर आईएफएल फाइनेंस पर नजर रखनी है, क्योंकि यहां पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 1 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है 300 रुपये प्रति शेयर के भाव पर, और इससे इनका जो हिस्सेदारी है वो 1.6% से बढ़कर 4.6% हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट जो फेयरफैक्स है वहाँ पर हिस्सेदारी जो है 29.8% से घटाकर 26.6% अब हो जाएगी। करीब 1.2 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बिकवाली हुई है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पर। बिल्कुल, तो फेयरफैक्स ने थोड़ी अपनी हिस्सेदारी घटाई है, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। आईएफएल फाइनेंस पर रखेंगे फोकस और ढेरों और भी स्टॉक्स हैं जहां पर हमारी रहेगी नजर। आइए एक बार देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। यहाँ पर दमदार रिपोर्ट्स आई है नायका की तरफ से। एचएसबीसी की रिपोर्ट है और खरीदारी की राय दी है और कवरेज की शुरुआत की है 2900 रुपये के साथ। और देखिए कमेंट्री बहुत शानदार है, मान रहे हैं कि जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट है ना, ये अगले 15 साल में 6 गुना बढ़ सकता है। अगले 10 साल में 30% CAGR का जो ग्रोथ फैक्टर है ये आगे लगाकर चल रहे हैं, जिसके चलते मान रहे हैं कि दमदार तेजी आएगी और 2900 के पार जो है नायका जा सकता है। इसके अलावा IEX यहाँ पर UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट नेगेटिव साइड पर है क्योंकि रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं, खरीदारी की राय से 680 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। 730 जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे हैं कि फिलहाल वैल्यूएशन जो है महंगे नजर आ रहे हैं और सभी जो अच्छी खबरें हैं वो फैक्टर्ड इन है। तो अगर यहाँ से अर्निंग्स में थोड़ी भी डाउनसाइड आती है तो स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है। SBI कार्ड जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1350 रुपये के लक्ष्य के लिए। 960 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में अगर आप देखें तो इंडस्ट्री क्रेडिट स्पेंडिंग जो है यहाँ पर मंथ ऑन मंथ 26% की ग्रोथ नजर आ रही है। L&T यहाँ पर लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया ही रिपोर्ट्स आती हैं। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 2405 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि ESG रेटिंग्स पर कंपनी का फोकस है, यहाँ से सुधार देखने को मिल सकता है। प्राइवेट केपेक्स पिकअप हो रहा है, इसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी है। 1786 जो है कल की क्लोजिंग है। टेक महिंद्रा जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1950 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा ढेर सारे ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। टाटा मोटर्स यहाँ पर मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, करीब 568 रुपये का लक्ष्य दिया है। सोना BLW यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 785 के लक्ष्य के लिए। हालांकि 745 ही कल की क्लोजिंग है। M&M पर देखिए खरीदारी की राय देने 1180 रुपये के लक्ष्य के लिए। 835 कल की क्लोजिंग है। HCL टेक्नोलॉजीज यहाँ पर मैक्वारी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1620 के लक्ष्य के लिए। और अंत में एशियन पेंट्स यहाँ पर भी देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दिया 3900 रुपये का। तो वोल्टास और IEX ये दो खराब रिपोर्ट्स हैं थोड़ी, बाकी सारी अच्छी हैं रिपोर्ट्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशली SBI कार्ड्स पर अच्छी रिपोर्ट है, आपकी टाटा मोटर्स वगैरह पर अच्छी रिपोर्ट्स है, टेक महिंद्रा पर अच्छी रिपोर्ट्स है। तो आइए इन रिपोर्ट्स पर रहेगा आज पूरा एक्शन। करते हैं शुरुआत एक्शन की पिक ऑफ द डे के साथ। वंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है ICICI बैंक। ICICI बैंक काफी अच्छा लग रहा है, 715 715 का स्टॉप लॉस है, 759 के टारगेट के लिए ICICI बैंक पर खरीदारी की राय है। ओके, ये है आपके लिए ICICI बैंक में खरीदारी करने का मौका। 727 के आसपास बंद हुआ है, 715 का स्टॉप लॉस, 759 का टारगेट। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है बलरामपुर चीनी को, जिसमें कि कल हमने देखा एक बड़ा जबरदस्त टर्न अराउंड आते हुए दिखा चार्ट्स पर, नीचे के स्तरों से शानदार रिकवरी हुई। अब ये F&O में भी शामिल होने जा रहा है, तो बलरामपुर चीनी को इन स्तरों पर बाय करें। आज अगर मान लीजिए शुरुआती गिरावट में थोड़ा नीचे मिल जाए तो और भी बेहतर है। स्टॉप लॉस यहां पर रखना है 325 रुपए पर, 325 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 350 रुपए का, 350 का, और इवेंचुअली मुझे लगता है अनिल जी बलरामपुर चीनी वापस से 365 370 के लेवल्स दिखाएगा, तो पहला 350 का टारगेट है, बाय करें बलरामपुर चीनी। चलिए, तो बलरामपुर चीनी में खरीदारी करने की राय ये है एक और स्टॉक जहां पर रहेगा एक्शन। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब बताएं सर, आपकी पहली पसंद आज के लिए।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, Morning, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, बाजार में तो बिल्कुल वोलेटाइल बाजार है। कल जिस तरीके से हम बंद हुए दोपहर को, तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि आज गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है या थोड़ी हल्की गिरावट के साथ ओपनिंग हो सकती है। और वैसे ही यूएस मार्केट्स भी जो कल हम बंद हो रहे थे तो अच्छी खासी तेजी कर रहे थे, फिर एक्चुअल जब बाजार खुले भी वहां पे तो एक टाइम पे 500 पॉइंट से ऊपर की डाउ में तेजी थी। बट सिर्फ एक वायरस के इंसिडेंट ने, जो ओमिक्रॉन वायरस का एक केस पाया गया कैलिफोर्निया में, उसकी वजह से जेरोमी पावेल के स्टेटमेंट तो परसों ही आ गए थे, तो उसका मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा असर कल आया। बट एक केस के ऊपर कल देखा हमने डाउ जोन्स में 400 कहाँ 500 पॉइंट ऊपर थे और कहाँ 460 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो इस तरह की वोलेटिलिटी है। बट मुझे लगता है हमारे बाजार में आज जो गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है एसजीएक्स निफ्टी में, वो भी एक खरीदारी करने का मौका होगा। तो यहाँ पे जो मेरी पिक ऑफ द डे रहेगी वो रहेगा आज टाटा पावर, जो कि कल 226 पे बंद हुआ। आज अगर थोड़ा नीचे मिलता है, जैसे एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पे अगर बाजार खुलते हो नीचे मिलता है, तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके से इस स्टॉक में भी नीचे से वापस से रिकवरी शुरू हुई, पर प्लस कल एक खबरें भी थी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में इनको एक बड़ा सबसे मतलब आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल फोकस में रहेगा और इसमें खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट है आज का 235 रुपए का और स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, बिकॉज बाजार थोड़ा गैप डाउन खुल सकता है, उस वजह से 215 का स्टॉप लॉस रखना और खरीदारी करनी है टाटा पावर में। का स्टॉप लॉस 235 का टारगेट टाटा पावर, और सिर्फ एक केस की वजह से इतना हो गया। तो मेरे को नाना पाटेकर का डायलॉग याद आ रहा है। कौन सी पिक्चर में? क्रांतिवीर में था प्रहार, क्रांतिवीर। हाँ, एक मच्छर वाला जिसको हुआ होगा उस भाई ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे एक ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिका के मार्केट का इतना मार्केट कैप उड़ सकता है। 1000 पॉइंट, मतलब गजब है। तो चलिए, डर है तो फिर ये सब कुछ है। तो टाटा पावर बिना डरे खरीदिए 215 के स्टॉप के साथ। ये है आपके लिए सेठी साहब की राय। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक मेरे को यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर 635 के आसपास खरीदारी करें, 615 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। कल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, 200 डीएमए के आसपास क्लोजिंग दी है और ये रैली यहाँ से एक्सटेंड होनी चाहिए। 655 से लेके 660 रुपए तक का मूव इमीडिएटली जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 615 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें, 655 से 660 के टारगेट्स के लिए। क्लोजिंग शो में भी जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी का रिकमेंडेशन आता हुआ दिखा था और उसकी हमने बात भी की थी कि यहाँ पर खरीदारी का मौका बन रहा है, और वो दिया था सचिन जी ने। आइए, पालवे साहब भी हैं तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो स्टॉक आज बाय करना है वो रहेगा बायोकॉन। कल के सेशन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला और जिस तरीके से क्लोज हुआ है अभी 370 के पास, हमें लगता है बायोकॉन को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसका सेटअप काफ़ी स्टेबल है। पिछले 7-8 दिन से अगर देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और कल की जो बाइंग एक्शन थी वो दिखाती है आज फॉलोअप बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 372.60 के आसपास फ्यूचर क्लोज हुए, तो इसको बाय करना है। इसके टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 382 से 385 तक के। लोअर साइड पे इसमें स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो आएगा करीब 368 का। तो 368 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन फ्यूचर बाय करना है 78 और 82 के टारगेट के लिए। ओके, ये है आपके लिए राय बायोकॉन पर आती हुई खरीदारी करने के लिए। आज से 368 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी और ऊपर का टारगेट 382 385 का आप लेकर चलें। आइए, किरण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज के लिए? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। अनिल जी मेरा भी कॉमन स्टॉक निकल के आया है, बायोकॉन ही मेरा स्टॉक है। कल डिलीवरी बेस्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हो गई है, तो मेरा मानना है कि 368 का ही स्टॉप लॉस रहेगा, पर मेरे टारगेट थोड़े बड़े हैं। 390 का पहला रहेगा, 398 के दूसरा रहेगा। ये 2 से 3 दिन का व्यू रहेगा। आज का क्लोज मुझे इंपॉर्टेंट है, जो इसके ऊपर होना चाहिए। जो लेवल है 388 के ऊपर की आज की क्लोजिंग चाहिए। तो मेरा मानना है कि 390 398 के टारगेट बिल्कुल देखने को मिलेंगे 1 से 2 दिनों में। सही में बायोकॉन था या आपने सोचा कि मेरा लास्ट में नंबर आ रहा है तो चारों पांचों में से देख लेता हूँ कौन सा सबसे ठीक लग रहा, उसी में से मेरा भी दे देता हूँ? हाँ किरण जी, ऐसा नहीं होता है। नहीं जी, देखिए बाइंग जो चार्ट पैटर्न है, जहाँ पे मार्केट की गिरावट देखने को मिल रही है, इधर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ऐसे स्टॉक्स में आपको खरीदी करके चलनी चाहिए। पॉजिटिव डाइवर्जेंस चार्ट में देखने को मिल रहा है, तो ये पूरा चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, तो बिल्कुल बाय करके चलने की सलाह होगी। जितना आपने बताया उससे मैं मान लिया, वाकई में ऐसा नहीं हुआ, आप तैयारी करके आए थे। सारा क्लोजिंग बता दिया। अच्छा बाय द वे, फिर भी अगर आपको इन सब में से चुनना हो तो चॉइस और है मेरे पास में 3-4 तो आपने सुन लिया, ICICI, बलरामपुर, JSW स्टील, टाटा पावर।
और 2-3 चॉइस चाहिए तो सेठी साहब देने को तैयार है, क्योंकि सेठी साहब के पास तो खजाना है वायदा कारोबार के। आज की और कौन सी स्टॉक्स हैं सेठी साहब आपकी पिक्स जिन पर नजर रखनी है? बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो है अडानी पोर्ट्स। इस स्टॉक में भी कल एक अच्छी खासी तेजी क्लोजिंग सेशन में देखने को मिली। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आज अच्छा करेगा, अगर नीचे मिलता है तो और अच्छी बात है। कल 708 पे बंद हुआ है, 725 का टारगेट है आज का, और 695 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा जो स्टॉक है वो भी मेरा पहले से लिखा हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, बायोकॉन ही है अनिल जी। राजेश पालिया जी राजेश पालिया जी ने भी रिकमेंड किया है और किरण जी ने भी किया है। कल ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छी तेजी में था। और फिर फार्मा स्टॉक्स इस तरह का जो बाजार होता है उसमें फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो बायोकॉन और इसमें भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आने के पूरे चांसेस है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। 385 का मेरा टारगेट है और 365 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक है टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स, जिसके कल मंथली नंबर्स आए। मंथली नंबर्स कंपेयर टू अदर जो कार कंपनीज या ऑटो कंपनीज है उनके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे थे। स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, सभी बुलिश भी है इस स्टॉक में। इन लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 485 का टारगेट आज का, 465 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक बैंकिंग स्टॉक, कल दोपहर को भी मैंने कहा था कि अगर बाजार में तेजी आएगी तो बैंक्स वुड लीड इट, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल मैंने रिकमेंड करा था 2:30 बजे 470-71 के लेवल पे, जो कि बंद होते होते 1.5-2% की तेजी ऑलरेडी बन गई थी। बट आज जो स्टॉक का मुझे पसंद आ रहा है वो है आपका स्टॉक जो कल आपने दिया था, आरबीएल बैंक। 191-192 के लेवल पे ये स्टॉक बंद हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज 200 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। 185 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो 4 स्टॉक हैं जो और आपको पसंद आते दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट, यहाँ खरीदारी करें, 695 का स्टॉप लॉस, 725 का टारगेट। बायोकॉन 365 का स्टॉप लॉस, 385 का टारगेट। टाटा मोटर्स 465 का स्टॉप लॉस, 485 का टारगेट। और एसबीआई भी था, लेकिन एसबीआई की जगह नहीं तो सारे एक ही रेंज के हो जाते हैं, ये 400-500 रुपए के आसपास के। ये रेंज ठीक है आपकी सेठी साहब? इसी रेंज में आप जनरली फायरिंग करते हैं? नहीं अनिल जी, ऐसे प्राइस देख के नहीं था, ये तो स्टॉक के कोइंसिडेंटली। अभी मैं जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो सबके पीछे 5 लगा हुआ है, खाली एक आरबीएल बैंक के लक्ष्य में 200 आया है, बाकी सबके लास्ट जो नंबर है वो 5 है। तो वैसे कुछ देखा नहीं अनिल जी, बट कल ऑलरेडी दिया हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको तो रखना ही है, या फिर उसमें मौका मिले तो वो तो खरीदना ही है। बट एक और ऑप्शन दे दिया है जी बिजनेस के व्यूअर्स को। मुझे लगता है आरबीएल बैंक भी इन लेवल से अच्छा कर सकता है, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। ये है आपके लिए राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई इन ढेर सारे स्टॉक्स पे। आइए स्टॉक्स जो थोड़े और एक्शन में रहेंगे उन पर भी फोकस किया जाए। रेमंड्स, ये है वो स्टॉक जहां पर अपनी सब्सिडी कंपनी जेके फाइल्स और इंजीनियरिंग का आईपीओ लाने की तैयारी कंपनी कर चुकी है। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है और पिछले कुछ दिनों में रेमंड्स बड़ी तेज़ी से भागा भी। और सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको ये खबर भी दी थी कि किस तरह से रेमंड्स अपनी वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए अलग अलग कारोबार को डीमर्ज कर रही है। रेमंड्स, राय दें सेठी साहब। अनिल जी, इस स्टॉक को तो मैंने इस खबर के ऊपर बहुत पहले और बहुत ही निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया था, जब खबरें बाजार में अटकलें चल रही थी कि ये अपने जो ये टूल्स का कारोबार है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइज का बिजनेस है। जेके फाइल्स नाम से ये सब्सिडियरी है इनकी, इसको डीमर्ज करके वैल्यू अनलॉकिंग कर सकते हैं। और वैसे भी टेक्सटाइल स्टॉक है और टेक्सटाइल सेक्टर पे मेरा फोकस रहा है। कई सारे स्टॉक्स मैंने इस सेगमेंट से रिकमेंड किया, तो रेमंड को मैंने निचले लेवल्स पर रिकमेंड किया था इसी खबर के ऊपर, और वो मटेरियलाइज हो गई। और अब जब आईपीओ आ रहा है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। बट उस लेवल से अभी तक में स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हो गई है ऑलरेडी, तो थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा। बट कोई भी गिरावट आती है तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। बिल्कुल, तो रेमंड जबरदस्त एक्शन में रहा है। देखना पड़ेगा खबर के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली होती है या फिर और एक्शन में ये काउंटर आते हुए दिख सकता है। आइए आज के कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूवमेंट दिख सकता है। हीरो मोटो, पालिया साहब जरा इसकी चार्ट पर राय दें। वैसे भी गिरावट के साथ है और इनके बिक्री के आंकड़े भी काफी कमजोर आए हैं। तो दीपांशु जी, कंटिन्यूटी बनी हुई है डाउन ट्रेंड की। अगर देखें टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो, हीरो मोटर दोनों ही स्टॉक एक नेगेटिव जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और स्टॉक में जिस तरीके से वीकली चार्ट पे भी अब ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है, मंथली चार्ट पे भी ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है, हमें लगता है और भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। लोअर साइड पे हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके की सप्लाई बनी हुई है, ये स्टॉक में यहाँ से 2360 तक की भी डाउन साइड यहाँ से ओपन होते हुए दिख सकती है। तो अभी तो बाय करना नहीं है, थोड़ा वेट करें, करेक्शन अभी इसमें और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। जब तक ये स्टॉक 2550 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं होगा, हमें नहीं लगता कि कोई स्ट्रेंथ इसमें अभी आते हुए दिखेगी। तो बाय के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करना है, डाउन साइड का वेट करें।
2360 तक हमें लगता है यहाँ पे और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है डाउन साइड। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पर राय आती हुई। आज नंबर्स आए हैं थोड़े ढीले। वागले साहब है तैयार। सुप्रभात वागले साहब, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है इंडसइंड बैंक। 933.34 का बंद है, 921 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है ये 960 तक आज और कल के दिन में 2 दिन का व्यू है, जाना चाहिए। ओके, तो इंडसइंड बैंक में वागले साहब की राय खरीदारी की आती दिख रही है। जेएमसी प्रोजेक्ट्स, ये है स्टॉक। सुमित जी देखने चार्ट्स, आपको 1795 करोड़ के ऑर्डर मिले, 2 ऑर्डर मिले, टोटल मिलाकर 1795 करोड़। बाय ऑर्डर देना है कि नहीं? अनिल जी स्टॉक का स्ट्रक्चर तो खराब है। स्टॉक पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से गिरावट ही दिखा रहा है। अब इसका इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक का 88-89 के पास है। ये लेवल अगर टूटते हैं तो गिरावट और बढ़ेगी, और जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक एक होप है कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, लेकिन सिर्फ बाउंस ही देखने को लगता है 98 से 100 तक का। मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़ा मूव यहाँ से देखने को मिलेगा, तो एक बार बेटर रहेगा अवॉइड करें फिलहाल। लेकिन मार्केट कैप है 1500 करोड़, ऑर्डर्स आए हैं 1700-1800 करोड़ के। गजब है भाई, जबरदस्त है ना। बड़े ऑर्डर्स मिले। देखते हैं स्टॉक आज रिएक्शन दे। भाई अब तो चल जाओ। जो सुमित जी बोल रहे कि भाई चलता नहीं, तो देखो इससे बढ़िया मौका आपको मिलेगा नहीं अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। बिल्कुल। ओके, तो ये है जेएमसी प्रोजेक्ट। और बंसल जी, आपको भी सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखने, प्रोडक्ट नहीं। ग्लोबल स्प्रिट्स, इस कंपनी के लिए भी अच्छी खबर है। इन्हें एक ऑर्डर मिला है 9 करोड़ 68 लाख लीटर एथेनॉल सप्लाई करने का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। चार्ट देखिए। ठीक है अनिल जी, अच्छी बड़ी रैली के बाद स्टॉक में एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। नीचे में हम देखें तो सपोर्ट 1030 के अराउंड आता है। मेरी राय में मानना ऐसा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ खरीदारी तभी करनी चाहिए जब यहाँ पर ऊपर में 1115, 1120, 1115, 1120 के लेवल्स डिसाइसिवली टूट जाएं, तब यहाँ पर खरीदारी की राय होगी। एल्स वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, 1115, 1120 के ऊपर ही खरीदेंगे बंसल जी ग्लोबल स्प्रिट को। तब तक इंतजार।